बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। व्यूअर्स, अब जरा थोड़ी मजेदार बातें होंगी आपसे। वैसे तो सारी मजेदार बातें होती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है जो मैं आपको बयान दिखाऊंगा। अब मेहमान सभी हैं, राहुल जी भी हैं हमारे साथ, समीर जी, प्रोफेसर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सभी लोग बने हुए हैं। एक एक करके आपको मैं कमेंट्स दिखाने शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं पवन खेड़ा की बात। पवन खेड़ा ने एक बार फिर वो बात उठाई जो आज 5 चरण का चुनाव हो गया, जो दूसरे चरण के बाद उठी थी बात, कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा इतनी देर में क्यों डाला, अपडेट क्यों किया वोटिंग का 11 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग के। फिर उसमें उन्होंने जो वोट पड़े वो वोट क्यों बढ़ा दिए, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ा दिए। अब उसका एवरेज उन्होंने निकाला कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 28 हज़ार वोट बढ़ गया। तो इसमें कहीं कोई झोल, कोई मामला तो नहीं है। उनकी बात आप जरा सुन लीजिए, फिर मैं अगले इशू पर आता हूँ। सुनिए जरा पवन। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं, और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। देखिए, पवन खेड़ा साहब जो बात कह रहे हैं, ये बात कहने का उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर है, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही। कोई बात नहीं, उनका हक है ये बात कहने का। सवाल इसके पीछे जो वो आशय बता रहे हैं, या इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है किसी की, उस पर है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये वोट बाद में ऐड कर दिए, दिखा दिए कि ये तो उनका मतलब तो ये हुआ ना कि भाजपा को वोट डलवा दिए उन्होंने, एवरेज 28 हज़ार वोट भाजपा को ज्यादा पड़ा हुआ। मतलब सीधी बात, अगर ऐसा हुआ तो क्या इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है? सिंपल। सौरभ जी, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने तो शायद 1 तारीख को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल मना किया है। हाँ, और तो फिर अभी एग्जिट पोल क्यों बता रहे हैं? ये एग्जिट पोल है तो एग्जिट पोल ही तो हुआ, मतलब हार गए। जिस तरह से पवन खेड़ा कह रहे हैं, इसका मतलब कि हार गए। जो 2019 के चुनाव में एग्जिट पोल आने के पहले, एग्जिट पोल आने के बाद, काउंटिंग के पहले तक 3 दिनों में जो तमाशा किया गया था, अरे देखो ये ईवीएम मिल गई, अरे देखो यहाँ खुली हुई है, ये वीडियो बना रहे हैं, अरे देखो ये जिलाधिकारी कार्यालय में खुल गया है, वही वाला तमाशा कर रहे हैं। एक भी ऐसा वाकया सही नहीं मिला था, एक भी। तो ये हार स्वीकार कर रहे हैं आप? ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल, ये क्लियर कट एग्जिट पोल है। कांग्रेस को पता चल गया है कि जो शतक लगाने की मुश्किल थी उस विपक्षी गठजोड़ की, वो होती दिख रही। हाँ, राहुल जी। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। एडीआर ने एक फाइल किया हुआ केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले जो कहा है इलेक्शन कमीशन को, उसने ये कहा है कि जो फॉर्म 17C होता है, जिस पे जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो सबके साइन करवा के वो भेजता है कि कितने कितने वोट किस ईवीएम में पड़े, उसका डेटा डिस्क्लोज करने के लिए कहा। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मिलान हो जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, और डिस्क्लोज करने के लिए कहा। और साथ में उन्होंने, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि ये जो देरी है इसका भी कारण बताएं। तो ये जो आपको कांग्रेस की बातें सुनाई दे रही है, ये उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसके पूछने का पूरा अधिकार है ये, लेकिन क्या इससे वो ये बता रहे हैं कि भैया ये हमारी हार की ये वजह हो सकती है? ये बाद में कह सकते हैं, अगर डिस्क्लोज नहीं हुआ डेटा, अगर डेटा डिस्क्लोज कर देते हैं 17C का, तो नेचुरली वो तो साफ हो जाएगा, वरना हार की भूमिका है ये। वो बोल सकते हैं कि अच्छा इसके कारण हार हुई। अभी तो वो ये बोल रहे हैं ईवीएम गायब है, 5 लाख ईवीएम उन्होंने कहा, वो ये बात कर रहे हैं। अब इसकी कितने तथ्य हैं, या और ये कहां से आई बात की 5 लाख, ये गिनती कहां से हो गई, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसमें जब इलेक्शन कमीशन का जवाब आएगा उससे बहुत कुछ। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास भी अपना फीडबैक है, और कांग्रेस इस फीडबैक को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हारने जा रही है चुनाव। उनके पतंगबाज चाहे जितनी बातें करना है कर लें, लेकिन ये अब ये जैसे कहते हैं ना
दीवार पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, एंड दिस इज कार्व्ड ऑन अ स्टोन, इन अ स्टोन, तो उसी तरीके से बहुत साफ दिख रहा है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है। इंडी गठबंधन कहीं भी सत्ता के नजदीक भी नहीं फटक रही है। और अब इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री 3-4 दिनों से कह रहे हैं कि ईवीएम पर रोना रो रहे हैं, अब उनको रुदाली करनी है। तो रुदाली कैसे कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा निशाना जो है 3 फेज तक किसी ने भी ईवीएम के बारे में बात नहीं की थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के उनके सारे प्रवक्ता जो है वो इसके बारे में बात करना शुरू किए हैं। जिस सवाल को कांग्रेस पार्टी ने पहले उठाया था कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ कैसे गया, 10 दिन क्यों लगाए, इसका जवाब भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बहुत आसानी से इनको दे दिया है कि क्यों इलेक्शन बढ़ गया है। और उन्होंने इसके बारे में बताया भी। एक सवाल रह गया है जो अनुत्तरित था, इतना दिन क्यों लगा, इसका भी उत्तर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। इसके बावजूद भी मुझे पता है, हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, कल जाकर के उनके लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हमेशा तैयार रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सब। मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके लिए बहुत सारी संस्थाएं तैयार रहती हैं। चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी पदवी भी जो होती है वो एक हाईकोर्ट के जज के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर ये बोल रहा हूं, आप चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ रोज गाली गलौज कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है। सुप्रीम कोर्ट जरा यही मापदंड अपने पर लागू कर दे, रोज उसकी विश्वसनीयता पर, रोज सड़क पे गली गुच्चे लोग उनको मुद्दा उठाने का हक है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा। आप बताओ। मुझे लगता है कि एक बार जब आपको चुनाव आयोग ने दे दिया है, यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि इसमें गड़बड़ी की है, और ऑथेंटिक सोर्स मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जितने ईवीएम होते हैं उन पे सभी उनके दस्तखत होते हैं। दस्तखत होने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी होती है। जहां भी स्ट्रांग रूम में रखा जाता है वहां पर भी वीडियोग्राफी होती है, और जब वो खुलता है उस समय भी वीडियोग्राफी होती है। तो ऐसे में जो ये बातें कही जाती है कि ईवीएम बदला गया और ये सारे के सारे बाहियात चीजें हैं। सिंपल वो कह रहे हैं आपने ईवीएम में वोट बढ़ा दिया। भाई कैसे बढ़ा सकता है, ये बीजेपी का वोट बढ़ा दिया। बीजेपी कह नहीं रहे, लेकिन मतलब तो यही है। ये बात ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी थी, और ये माननीय जज जो है वो संजीव खन्ना की बेंच में ही उठी थी, और कहा गया था कि अमेरिका का उदाहरण दिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि उनका नेटवर्क बेस्ड था, हमारा सब ईवीएम जो है वो इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, एक कमेंट पर समीर जी आपका, कोई ये हार की भूमिका है कांग्रेस की, या ये इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मांग भी लिया, मुझे तो लगता है वोट कैसे बढ़ा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को भी जवाब दे देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भूमिका तैयार कर रही है। चार्ज उनके अभी 1 घंटे पहले कमलनाथ का ट्वीट आया, कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा कि 1.7 करोड़ वोट बढ़ गए हैं, ये बहुत चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग इसकी जानकारी दे और सुप्रीम कोर्ट इसको अपने संज्ञान में लेके किस तरीके से कांग्रेस के सब लोगों ने शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल ने किया है, कमलनाथ ने भी 1 घंटे पहले किया है। अब कांग्रेस के जितने एक्स चीफ मिनिस्टर और जितने अकाउंट है सब जगह हो रहा है। मुझे लग रहा है इन्होंने 4 जून की भूमिका अब ये माहौल बनाया जा रहा है इसका, और ये बढ़ता रहेगा, ये बिल्कुल बढ़ता रहेगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो, और ये अभी मैंने आपको मोदी जी का स्टेटमेंट सुनाया था ना, मोदी जी ने तो अभी मोदी जी ने तो अभी कहा है कि ये 4 जून को ये लोग ईवीएम पर बिल फाड़ेंगे। साल भर तो आप कोप भवन में राहुल गांधी बैठे रहे, प्रियंका गांधी कोप भवन में बैठे रहे। अरे नहीं, सारे इनके खड़गे जी से लेकर के बाकी सारे लोग जो हैं, चुनाव कैंपेन में आप लास्ट में 15 दिन पर आते हैं। 15 दिन जब चुनाव रहता है तब भी नहीं, चुनाव की घोषणा होने के 15 दिन बाद आप मैदान में उतरते हैं, और आप ठिकरा किसको पढ़ रहे हैं? ईवीएम। अब मैं जरा इस पर शशि थरूर की बात आपको सुनवाता हूं। शशि थरूर साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो वोटिंग लो हो गई, इस पर बात कर रहे हैं कि हमारा वोटर निकला, बीजेपी का वोटर नहीं निकला, और हमारी सीटों पर उत्साह दिखा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में उत्साह नहीं नजर आया। इसका मतलब हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। शशि थरूर को सुने आप। When I say common sense, it was already very clear when BJP started talking about Ab Ki Baar 400 Par that this was a complete fantasy. That last time in 2019, thanks to the tragedy in Pulwama and the response in Balakot and the conversion of the election from what should have been a referendum
on the economic failures of the first term of Mr. Modi, it became instead a national security election in 2019, and as a result, they maxed out in a number of states. Those districts in the north that had voted was extremely encouraging, that the strongholds of the BJP have shown minimal turnout and significant drop in voting figures, whereas where the Congress candidates and the India Alliance candidates had attracted enthusiasm, the voters were coming out in good numbers. उन्होंने कहा कि 2019 में बालाकोट की वजह से बीजेपी के को मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल गए थे बहुत सारे राज्यों के अंदर, तो वो अब एक नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा एक फैंटेसी है, ख्वाब है जो बुन रहे थे, दिखा रहे थे वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले, और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे स्ट्रांग होल्ड पर वोट पड़ा, बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड्स में वोट नहीं पड़ा है। हर्षवर्धन जी, और पता नहीं, पहले तो शशि थरूर जी को ये पता करना चाहिए कि उनके स्ट्रांग होल्ड पे पड़ा कि कम्युनिस्टों के स्ट्रांग होल्ड पे पड़ा। उनकी चिंता दूसरी केरल में, वो तो बिल्कुल ही मतलब उनको तो बात करने से पहले सोचना चाहिए। अभी तो लड़ाई अच्छी खासी लड़के आए, और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना चार्ज, इतना चिंतित, इतना सतर्क बीजेपी का कैडर मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो सतर्क है इस बार, वो खुद आपस में चर्चा करता है कि शायद हमारी वजहों से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई। इस बार वो सतर्क है कि ये आंकड़ा नहीं कम होना चाहिए। और दूसरी तरफ निराशा का आलम यह है कि आप पता कर लीजिए, जहां जहां आप देखेंगे उनके प्रत्याशी की स्थिति बहुत कमजोर है, वहां पर उनका जो मत प्रतिशत है वो घटता हुआ दिखेगा। यहां तक कि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके कहा जाता था कि 90% प्लस वोटिंग होती है, वहां भी वोटिंग का परसेंटेज घटा है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 जून को जब नतीजा आएगा, आज कोई कहेगा कि हमको भ्रम हो गया, कल कोई कहेगा हमको भ्रम हो गया, फिर कोई कहेगा अरे नहीं उस दिन बड़ा अच्छा माहौल था। भैया माहौल तो बन चुका है। 5 तारीख की ईवीएम में पूरी, जिसको कहते हैं, सब सील हो चुका है। तो आपका मन रोज रोज बदल रहा है, आपके विश्वास में हिलना आया, उसको स्थिर करना हो रहा है। वहां जो होना हो चुका, और उसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है कि बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इसमें जो ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग ये बता रहे हैं कि इस जगह थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां वो योगी जी की वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, यहां राजपूत वोट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां स्मृति ईरानी गई तो थोड़ा उनका अहंकार दिख गया, वो सब आपको 4 तारीख को दिखेगा कि ध्वस्त हो जाएगा। चलिए साहब, ठीक, ये बातें आपके सामने। हमने जो कांग्रेस जो अब बात करना शुरू कर रही है, वोट कैसे इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया है, इसकी चिंता, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये तैयारी हो रही है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की।